आपको बताएं कि उत्तरकाशी में माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं। 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 26 जनवरी तक चलेगा। मेले को लेकर के जिला पंचायत और प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद माघ मेले का आयोजन हो रहा है, इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। हरि महाराज कंडार देवता और काशी विश्वनाथ की इस पवित्र नगरी में कोविड काल के 2 साल बाद आज लगने जा रहा है और जनपद वासियों में, प्रदेश वासियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। और इस मेले की जो विशेषताएं हैं वो पौराणिक संस्कृति को, पौराणिक रीति रिवाजों को और आध्यात्मिक तौर तरीकों को, हमारी जो देव शक्तियाँ, देव डोलियाँ, उन सब का वहाँ आगमन होगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की खबर मिल रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है, जिसके बाद मां गंगा का जो मंदिर है वो सफेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। उधर हर्षिल और झाला समेत कई जगह बर्फबारी की खबर। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम बदला है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। चोपता तुंगनाथ धाम में भी बर्फबारी की खबर मिल रही है। तो ये 2 तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं सैलानियों के चेहरे खिले हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसमें आवाजाही की दिक्कत, पेयजल समस्या और बढ़ती ठंड के बीच लोग घरों में दुबके रहते हैं। गंगोत्री धाम की बात करें तो खाली रहता है, लेकिन फिर भी आप रुद्रप्रयाग की तस्वीरें देख रहे हैं। चोपता में, तुंगनाथ में जाने वाले लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं। तमाम जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए बर्फबारी अच्छी खबर है। आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। टूरिस्टों को सुविधा देने के लिए या लोगों को घूमने के लिए यहाँ नाव खरीदी गई थी, वो सब कूड़ा करकट हो चुकी हैं। वो शायद डस्टबिन में फेंक दी गई हैं या यहाँ से लेकर के कहीं और ले गए हैं वो लोग। मुझे बताया गया, जब मैं संगम में गया, मैं उस नाव में जब बैठा तो मैंने कहा ये सरकार ने तो बहुत अच्छी नाव खरीद ली है। तभी उसमें एक कर्मचारी ने कहा ये वही नाव है जो आपने खरीदी थी। तो जो यहाँ की अच्छी चीज़ें थी वो सब खत्म कर दी सरकार ने। तो ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है, ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया गया? मैंने कन्नौज का एक अखबार पढ़ा, हो सकता है हर जिले में इसी तरह का सरकार प्रयास कर रही हो। जो वहाँ के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहाँ जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना ज़मीन पर पैसा आया है, उतरा है। इसलिए मैं एक बार फिर, क्योंकि और जाने क्या क्या पूछोगे, अभी इन्वेस्टमेंट मीट पे मैंने कहा है कि सरकार जहां इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, वहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले MOU हुए थे उसको कितना ज़मीन पर उतारा और किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये क्या इंसेंटिव देकर के आप उद्योग ला रहे हैं। जब आपके पुराने MOU ज़मीन पर नहीं उतरे हैं तो नए MOU ज़मीन पर कैसे उतरेंगे? और फिर नया इंसेंटिव क्या दे रहे हो आप? ये केवल चुनाव की तैयारी है, जनता को धोखा दे रहे हैं। और जब लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं तो ये बताएं कि इतने इन्वेस्टमेंट के आने से
कितना रोजगार सृजन होगा। आखिरकार रोजगार सृजन कितना होने जा रहा है। और पहले जो घोषणा पत्र में लिखा था करोड़ों रोजगार नौकरी, उसका क्या हुआ। इसलिए आप भी कंफ्यूज मत होइए, आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बहुत अच्छी चमक धमक दिखाइए, जमीन पे कुछ नहीं उतरेगा। मुझे ये बताओ, अगर आप जेपी नायसी पे पूछ रहे हैं तो आखिरकार उस पर जांच कितनी हो चुकी है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे तो अभी तक जानकारी है कि 3 बार जांच हो चुकी है। हो सकता है सरकार ना काम करने के लिए एक और जांच कर दे। उसका विरोध किया जाएगा। अभी उसके बारे में और परीक्षण कर लेंगे कि किस तरीके से सरकार ला रही है। अभी बुलाया और मैं जाऊंगा। उसके अभी इनवाइट आया है, तो मैं अभी पार्टी से डिस्कस करूंगा, उसके बाद उस पर फैसला लूंगा। अरे तुम्हें गोरखपुर महोत्सव में जाना चाहिए कि इधर उधर की बातें कर रहे हो। कोई तो जाए बैठे कुर्सी में। क्या सरकारी पैसा ऐसे ही बहा दोगे? अब कोर्ट में हमें कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा, न्यायालय पे भरोसा है। अब इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो न जाने कितने लोगों को और मिल रहा होगा और जिलों में। मुझे जानकारी नहीं थी। अब वो अपना एक पत्रकार साथी हेडक्वार्टर गया तो था, देखा नहीं एडीजी से क्या हुआ गया था। इसलिए तैयार रहिए आप भी, हम लोग तो हैं तैयार। आपको इस बात की क्यों चिंता है? नहीं, अगर आप बीजेपी की गुप्त मीटिंगों की हमें बता दो तो हम आपको संगठन बता देंगे। नहीं, आप हमें गुप्त बैठकें जो हो रही हैं उनकी बात बताइए ना। नहीं, आपको इससे क्या लेना देना। आप बहुत जल्दी बन जाएगा, शुभ दिनों बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अच्छा, शुभ दिन आने दो भाई। आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अच्छा, आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। आप में से कुछ साथी हमसे मिले, उन्होंने कहा कि अगली बार शुभ दिनों में ही काम करना, तो अब उसी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग जगह से पूछोगे तो अलग अलग तरीका बताते हैं। तो जिनसे हमने पूछा उन्होंने एक तारीख बताई है, उस दिन आपका पूरा संगठन तैयार मिलेगा, उस दिन से बनने लगेगा। मैंने सुना नहीं, मैं यूएस टॉप 10 सुन रहा हूँ आजकल। गलती दोनों तरफ से हुई थी, तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पर कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है।
उनकी भाषा क्या है। इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी। क्या किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है। तो ये उनका जाति की आधार पर सोच है। आप नहीं समझते इन बातों को, हम लोग समझते हैं इन बातों को, और समझते आप भी हो। ये हमारा पत्रकार साथी क्यों सवाल पूछ रहा है, जिस नेता का कोई नाम ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। अब जो भी हो गाना के साथ साथ एक और बगल में नाम था। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या चाहती है सरकार। ये पिछड़ों को बांटना चाहती, जात के आधार पर काम करती है। इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी आप पार्टी का कार्यक्रम भी देखोगे और जो आपने कहा संगठन, वो भी तैयार मिलेगा। इसलिए मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने प्रयास कर करके एक बहुत ही अच्छा कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें बहुत सारी समाजवादी आंदोलन की जानकारी है, नेताजी की तस्वीरें हैं, नेताजी के बारे में गाना, पार्टी का गाना, उनके बारे में संघर्ष, और जितना कुछ इसमें साहित्य का लिखा गया है, समाजवादी आंदोलन के बारे में लिखा गया है। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन जब आपने तय किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जहां कई मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा, चुटकी भी ली। और देखिए, जो बड़ी बातें हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने रख रहे हैं। क्या कहा अखिलेश यादव ने, और कह रहे हैं कि वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में सभी चीजें जो अच्छी थी वो खत्म हो चुकी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चुनाव की तैयारी है, इन्वेस्टमेंट की नहीं। पुराने एमओयू जमीन पर क्यों नहीं उतारे गए, और गंगा विलास क्रूज सिर्फ दिखावा है, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और मीडिया के सवालों का जवाब देते जा रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन जो अभी तक बुलेट पॉइंट्स निकल करके आए हैं वो हम आपके सामने रखते चले, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे निशाना साधा है। भाषा को लेकर के जिस तरीके से ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ था, ट्विटर हेड को लेकर के बवाल हुआ था, उस पर उन्होंने कहा कि सब कुछ सोची समझी साजिश होती है, रणनीति होती है। वक्त वक्त पे लोगों को आगे करने के लिए ये जानबूझ के किया जाता है। इसके अलावा तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। क्षतिग्रस्त होटल को गिराने के लिए प्रशासन पहुंचा है। क्रेन की मदद से नीचे उतारा जा रहा है भारी भरकम सामान। होटल मालिक कर रहे हैं प्रशासन की कार्रवाई का विरोध, यह भी जानकारी आ रही है। कार्रवाई से पहले मुआवजे की स्थिति साफ करने की मांग है। तो देखिए, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है ऐसे बिल्डिंग्स को गिराने की जो कभी भी गिर सकते हैं। क्रेन पहुंच चुका है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो होटल के मालिक हैं वो अड़े हुए हैं। ये कोशिश पहले भी हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि आज ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं। ये वो होटल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जमीन और नींव का साथ छूटता जा रहा है। ऐसे में इनके अपने आप गिरने से काफी नुकसान हो सकता है। इससे पहले वक्त रहते इसे मैनुअली गिराए जाने की प्रक्रिया शुरू है। क्रेन लगी हुई है, भारी भरकम सामान इसे नीचे उतारा जा रहा है, ताकि मैनुअली ही इन बिल्डिंग्स को गिराना होगा, होटल्स को गिराना होगा। लेकिन अभी भी अड़े हुए हैं होटल के मालिक। उनका कहना है कि मुआवजे की स्थिति साफ कीजिए, ये हमारी रोजी रोटी है। लेकिन जोशीमठ में क्षतिग्रस्त इमारतों को गिराने के लिए टीम पहुंच चुकी है। क्रेन की मदद से भारी सामान नीचे उतारा जा रहा है, खाली कराया जा रहा है, ताकि अपने आप गिरने से पहले इसे सही तरीके से, सलीके से गिराया जा सके। क्योंकि अगर ये भवन अपने आप बेतरतीब तरीके से गिरते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा। प्रॉपर्टी जो आसपास है, जो पब्लिक है, उसे नुकसान हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए टीम के पहुंचने की ये तस्वीर, ये खबर आ चुकी है। चलिए, ग्राउंड पर क्या चल रहा है जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। लगातार वहां से अपडेट देते जा रहे हैं और अभी ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, ये बताएं कि होटल मालिक कहां है, क्या क्रेन की मदद से भारी सामान को उतारे जाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है?
जी देखिए, कोशिश की गई थी लेकिन वो प्रक्रिया अभी है नहीं। कोशिश की गई थी, ऊपर से कुछ एक दो यहाँ से जो पानी की टंकियाँ ऊपर हैं उनको उतारने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर से विरोध हुआ था और फिर अभी फ़िलहाल जो टीमें हैं वो यहाँ पर अभी किसी तरीके के यहाँ से सामान या फिर होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, स्थिति उसी तरीके की बनी हुई है और उस स्थिति को हम लगातार दिखा भी रहे हैं। हम इसी वजह से यहीं पर मौजूद हैं क्योंकि प्रशासन की ओर से कोशिश हो रही थी कि यहाँ से जो है सामान को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इसको मैनुअल तरीके से तोड़ा जाना है ऊपर से, यानी कि धीरे धीरे एक पैच करके तोड़े जाने हैं जिससे उसका लोड कम हो और ये एकदम से जो है धराशायी ना हो, पूरा न धंस जाए। लेकिन अभी स्थिति उसी तरीके की है क्योंकि अभी कुछ स्पष्ट चीज़ें नहीं हुई हैं। लगातार ऑनर का ये कहना है कि वो जब तक उनको उस तरीके का मुआवजा नहीं मिलता है तो वो यहाँ से नहीं हटेंगे और होटल नहीं तोड़ने देंगे। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये सड़क और होटल का है जो पहले चिपके हुए थे और अब इस तरीके से अलग अलग हो गए हैं। तो ये हिस्सा देखिए, ये देखिए ये कितना बड़ा ये पैच यहाँ पर हो गया है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ से पूरी तरीके से ये जो होटल है ये अलग हो चुका है, सड़क से बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि लगातार ये बात की जा रही है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ये खुद धराशायी होता है तो नीचे कॉलोनी है और आवाजाही भी रहती है, सड़क भी है, तो वहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर ये किया जा रहा था। लेकिन यहाँ के जो होटल स्वामी हैं वो लगातार उनका विरोध यहाँ पर जारी है। दिन में ही नहीं बल्कि रात के वक्त पर भी वो लोग यहीं बैठे रहते हैं, उनके साथ उनके रिश्तेदार यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, वो यहाँ बैठे रहते हैं। लेकिन अभी स्थिति जो है उसी तरीके की बनी हुई है क्योंकि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग आए थे, उनकी निगरानी में से तोड़ा जाना था। तो अभी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत सामान को जो है हटाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे नहीं यहाँ से तोड़ा जाएगा जब तक बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो लोग होंगे उनकी निगरानी में तोड़ा जाएगा, क्योंकि उनको अनुभव रहता है इस तरीके से होटल की जो बिल्डिंग है उनको कैसे ढाया जाना है ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। तो ये अभी इस तरीके की कार्रवाई की जो कोशिश की गई थी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अभी है नहीं और फिलहाल उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मैं होटल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर हैं, होटल स्वामी जो है और जो उनके जो तमाम जो और लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर महिलाओं ने गद्दे लगाए हुए हैं। ये मलारीन होटल है जिसको पहले तोड़े जाने की बात हुई है, गद्दे लगे हैं। ये यहीं पर जो है ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार अपना विरोध इनकी सिर्फ एक बात है कि इनको जितना इनका नुकसान हो रहा है, जितना इस पर खर्चा आया है बनाने का, उस तरीके से उस पूरे खर्चे को दिया जाए। तो ये लोग यहीं पर हैं, यहाँ से नहीं हटे हैं और यही वजह है कि जो प्रशासन है वो फ़िलहाल जो है यहाँ से अभी इस वजह से होटल को नहीं ढा पा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, एक रास्ता निकालना होगा क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से मौसम पल पल बदल रहा है, लगातार ऊपर के हिस्सों में बर्फ़बारी जारी है, शहर में कभी भी भारी बर्फ़बारी हो सकती है। मौसम विभाग ने भी यहाँ पर बर्फ़बारी का जो पूर्वानुमान है वो जताया है, लेकिन फ़िलहाल लोग यहीं पर हैं। देखिए, अपने रात के लिए यहाँ पर अलाव के लिए अलाव वो सेकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ से वो नहीं जा रहे हैं। तमाम लोग भी यहाँ आते हैं, कांग्रेस के लोग तमाम यहाँ पर आए थे। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से, देहरादून से बड़ी खबर है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 3 दिन पहले यह परीक्षा हुई थी, लेकिन यहाँ पेपर लीक होने के सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, बताएं ये क्या है पूरा मामला। श्रीलता, देखिए, जिस तरह से पिछले 1 साल से पेपर लीक होने का मामला चला, बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि जो युवा तैयारी कर रहे थे बहुत दिनों से पटवारी की, तो पिछले 3 दिन पहले जब ये परीक्षा हुई तो इसका पर्चा लीक होने की खबर आ गई है। और पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो 3 दिन पहले पटवारी की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हुआ है और पूरे आयोग से लेकर सरकार तक और जिला प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य सचिव लेवल से भी और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के लेवल से भी सभी जिलाधिकारियों के साथ, सभी पुलिस कप्तानों के साथ बहुत बारीकी से एक माइक्रो मैनेजमेंट तैयार किया गया था कि इलेक्शन मोड में तैयारियां करवानी, परीक्षाएं करवानी है। लेकिन अब कनखल थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी चल रही है हरिद्वार में, ये पर्चा लीक हो गया है और सूचना ये भी मिल रही है कि आयोग में जो एक कर्मचारी था उसी ने ये सूचना लीक कर दी। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राज्य के 13 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा करवा रहा था और इसी के बाद ये मामला सब सामने आया। लेकिन बहुत सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है कि
कुछ और भी एक आध परीक्षा के पर्चे लीक हो सकते हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट है यहाँ के यूथ के लिए जो सिलसिला बिल्कुल अजीत, चल देखिए रहा था, वो अभी पुराने भर्ती प्रक्रियाओं पर इतने सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में एक और झटका लगता है तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया अजीत जी तमाम जानकारी के लिए। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों का दर्द जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी नरसिंह मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ किया, तो उधर भाजपा के तमाम नेता भी इन दिनों जोशीमठ में ही मौजूद हैं। जैसे खाली पड़ा हुआ है, सीधे रारे क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है, छोड़ के जाना पड़ रहा है हमारे पास कहने के लिए आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। ये जोशीमठ के आपदा प्रभावितों का दर्द है। इस महिला को जरा देखिए, जैसे ही सांसद निशंक इनके बीच पहुंचे, महिला के आंसू निकल आए। निशंक महिला को सांत्वना दे रहे हैं, मगर महिला के आंसू रुक नहीं रहे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे, उनका दर्द जाना। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जान रहे हैं। देखिए अभी मुख्यमंत्री जब ऊपर गए थे तो कुछ लोग भावुक भी हुए थे जब वो उनसे मिले। और यहाँ पर अब ये जो राहत शिविर है, नगर पालिका का जो परिसर है उसके नीचे भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर है। ये सब वो लोग हैं जो इस आपदा में कहीं ना कहीं बेघर हो गए हैं। तो ये यहाँ पर जो जिला प्रशासन चमोली है उनके द्वारा यहाँ पर जो है ये व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री धामी आपदा प्रभावितों का दर्द जानने के लिए उनके बीच पहुंचे। यही वो राहत शिविर है जो यहाँ पर बनाया गया है। इस राहत शिविर में तमाम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं। आपसे मुख्यमंत्री मिले, क्या कहा उन्होंने? क्या बोलता उन्होंने, हम सहयोग दियो बोल और क्या बोलता। अच्छा सहयोग दे रहा, सहयोग दे बोला। हम तो मकान चाहिए बोला, घर से बिगड़ ये चीज हमारा छोरा बूढ़े आदमी तो। देखिए बहुत बुजुर्ग यहाँ पर हैं, आपसे बात हुई कुछ? बाबू मुख्यमंत्री आए, धामी साहब मुझे कहने आए हमारे यह संकट का समय पर तुम हमारे भगवान रहेगा। और हम ये स्थिति में एक मेरी बात बताओ, तुम्हें तो 74-75 वर्ष उम्र है आदम। अब ये अवस्था में जो कुछ भी धन राशि जो कुछ भी खर्च पान से सब कूड़े पर लगे, अब कूड़े से चले गए। अब हम बेघर हुए के एक पढ़ा से एक बैठा से, और अब हम कह के इंतजार करें, हे भगवान तुम हमारे रक्षा करो। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी इन घरों को बनाने में लगाई थी। हम गांधीनगर छावली बाजार वार्ड नंबर 1 वहाँ के रहने वाले हैं। मकानों में रहने लायक नहीं हो रही, पूरी मकान वो हो गए, टूटने वाली है 2-3 दिन में। छोटी बिटिया है आपके साथ? बेटा? छोटी लड़की है मेरी। छोटी लड़की है? हाँ, एक ये पढ़ने वाली है। बच्चों को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहे, यहाँ कैसे पढ़ेंगे इतने भीड़ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी नरसिंह मंदिर भी पहुंचे। सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नरसिंह मंदिर में जाकर गौ पूजा की। नरसिंह मंदिर में भी जमीन धंसने से दरारें आने की बातें कही जा रही थी। राहत पैकेज को लेकर सीएम ने कहा, जो भी सबसे बेहतर होगा वो जोशीमठ के लिए किया जाएगा। आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जमीन धंसने की वजह से जोशीमठ शहर के 723 घरों में दरारें आई हैं। अभी तक सिर्फ उन्हीं इमारतों को गिराने का फैसला लिया गया है जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है।
एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रवि कैंतुरा के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।